हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीप जी चैनल। गाइज, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है ना। इस क्लास में यानी कि इस सीरीज में ये जो क्लास में पढ़ाऊंगा इसमें मैं आपको एनसीईआरटी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। तो ये क्लास तुम्हारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम तुम्हें इतने डिटेल में इतने अच्छे से एनसीईआरटी समझाने वाला हूं कि तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज। और इस सीरीज में मैं जब पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं करूंगा कि जैसे तुम्हारा ये मेरा क्लास है एनसीईआरटी थ्योरी का 1.1 जो कि है बेस्ट है एनसीईआरटी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही क्लास में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दूं, ऐसा नहीं। जैसे तुम स्कूल में पढ़ते हो वैसे हम पढ़ेंगे, यानी कि इस क्लास में चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसका थ्योरी का सिर्फ 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है ना। 1.1 पढ़ेंगे, उसके बाद 1.1 का एक्सरसाइज करोगे, फिर 1.2 पढ़ेंगे, फिर 1.2 का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और तुम्हें फुल मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस क्लास में मैं गाइस पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी का थ्योरी सिर्फ 1.1। ठीक है ना। 1.2 पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसे करके पढ़ाऊंगा। ठीक है। 1.1 इंट्रोडक्शन। सो गाइज 1.1 जो है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, यह है नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो करते हैं नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस। क्या करा, इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स ऑन इट। सी फिगर 1.1। एनसीईआरटी कह रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुमने अभी तक नंबर लाइन सीख लिया है, और नंबर लाइन पे कैसे वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी तुमने सीख लिया है। ठीक है ना। इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी यही कह रहा है। ठीक है, यहां पे एग्जांपल भी दिखाया है कि एक नंबर लाइन दिया है और इस पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तुमने सीख लिया है। ठीक है ना। ये बस एनसीईआरटी तुम्हें याद दिला रहा है। तो चलो, जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उनको रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है नंबर लाइन, कैसे थोड़ा सा शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। सो गाइज, नंबर लाइन होता है एक स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये दोनों साइड पे एरो होता है। एरो होने का मतलब ये है कि जब हम नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो करते जाते हैं। तुमने 100 तक कर दिया उसके आगे है, तुमने 1000 तक कर दिया उसके आगे है, तुमने लाख तक कर लिया उसके आगे है। ठीक है ना, तुमने 10 लाख करोड़ कर दिया उसके भी आगे है। यानी कि नंबर्स कभी इन्फिनाइट तक है, नंबर्स रुकते नहीं है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट तक है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट तक है। तो गाइज ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पे 2 एरो बनाते हैं। एरो का मतलब ये है कि ये लाइन दूर तक जाते जा रहा है इन्फिनाइट तक। ठीक है ना। और यहां पे होता है 0, इसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। 0 से नेगेटिव के साइड में आएगा तो इसको कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव के साइड में जाएगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है। अब इस पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर तुमने यहां पे 1 डाला है तो 2 इक्वल 1 और 2 को इक्वल डिस्टेंस पे तुम रख सकते हो। ठीक है ना। तुम चाहे जितने भी डिस्टेंस पे रखो, 1 2 3, यानी कि नंबर लाइन पे नंबर्स को हम उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसका जो वैल्यू होता है उसके प्रोपोर्शन में उसको बैठाते जाते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 है तो 2 है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना 2 बार काउंट करोगे तब 2 बनेगा ना, 1 + 1। तो ये जितना ये डिस्टेंस होगा इतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा। तो हम स्केल से मेजर करके नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट। देखो यहां पे जैसे कि ये इन्होंने नंबर लाइन बनाया हुआ है, देखो यहां पे 2 एरो दिखाया है। एरो मतलब कि ये नंबर लाइन जाते जा रहा है, और यहां पे देखो, नहीं तो तुम सोचोगे क्या रे यहां तक 3 तक रिप्रेजेंट किया तो नंबर लाइन 3 तक ही होगा क्या, नहीं। इस एरो को दिखाने का मकसद ही यही है कि देखो ये 3 तक ही नहीं है, बहुत आगे जाते जा रहा। हमने तो सिर्फ 3 तक दिखाया। और देखो गाइज यहां पे जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, उतना ही ये डिस्टेंस है, तीनों इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है ना। 3 तक जाने के लिए तुम्हें कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, कितना स्टेप लेना पड़ेगा, 3 स्टेप। 1 तक जाने के लिए 1 स्टेप तो 1, यहां पे 2 तक जाने के लिए 2 स्टेप तो 1 2। ठीक है ना। समझ में आ गया तुमको। अब देखो तुम्हें अगर फ्रैक्शन उस पर दिखाना है, ठीक है ना, 1/2, तो देखो तो 1/2 कितना होता है, 0.5। 1 का सिर्फ 1 का हाफ, तो देखो तो आधे डिस्टेंस पर ये है।
अगर तुम्हें 1/4 दिखाना है तो देखो ये 1/2 का हाफ है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। यानी कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग बैठाते हैं, ठीक है ना। जिसका जितना वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग बैठ जाओ। यानी कि तुम नंबर लाइन बना के सारे नंबर्स को ऑर्डर दे दो कि भाई तुम अपने अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग बैठ जाओ, ठीक है ना। होता है ना क्लास में कि तुम सबको बोला जाता है कि अपने अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठ जाओ, तो तुम लोग बैठ जाते हो। वैसे ही देखो नेगेटिव नंबर यहां पे -1, उतनी ही दूरी पे -2, उतनी ही दूरी पे -3, ठीक है ना। इधर चलते जाता है नेगेटिव नंबर्स, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको कहते हैं नेगेटिव साइड और नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये बीच का 0 हो गया। अब देखो -1/3 रिप्रेजेंट करना होगा तो कितना है, -1/3 मतलब कि -1 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तब जाके मिलेगा, एक पार्ट का वैल्यू होगा -1/3। तो यानी कि अगर तुम -1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, देखो ये -1/3, ये -2/3, ये हो गया -1, ठीक है ना। तो आई होप कि तुमने नंबर लाइन फिर से रिकॉल कर लिया होगा कि नंबर लाइन किसको कहते हैं और कैसे उस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन in the positive direction as far as your eyes can see there are numbers and numbers। so क्या कह रहा है कि अगर सपोज इमेजिन करो कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है ना। नंबर लाइन के तुम अलोंग मतलब इसके किनारे किनारे तुम चलना शुरू करते हो नंबर लाइन पे, जैसा कि ये लड़की चलना शुरू की है। और कहां से चलना शुरू करते हो, 0 से, ठीक है ना, यहां से। और किस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैंने बताया था पॉजिटिव ये हो गया, ठीक है ना, जैसा कि ये लड़की चलना शुरू करती है। तो कह रहा है कि जहां तक एज फार एज योर आईज कैन सी, जहां तक तुम देख सकते हो नंबर लाइन पे सिर्फ तुमको नंबर्स और नंबर्स दिखेगा, ठीक है ना। इसमें यह कह रहा है कि इमेजिन करो कि नंबर लाइन है, उस पे सारे नंबर्स, नंबर लाइन एक रोड है, ठीक है ना। एक समझो कि एक रोड है जो नंबर लाइन है, उसमें क्या है कि जो भी नंबर है जिसका जितना वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। यानी कि समझो कि कुछ दूरी पे ये नंबर लाइन है, यहां पे 1 रखा हुआ है, यहां पे 2 रखा हुआ है, यहां पे 3 रखा हुआ है, यहां पे 4 रखा हुआ है, बीच में यहां पे रखा हुआ है 3/2, यहां पे 1/2। जितने भी फ्रैक्शंस, इंटीजर जितने भी हैं सब रखे हुए हैं उस नंबर पे, ठीक है ना। जहां जिनका जितना वैल्यू है उस जगह पे सारे रखे हुए नंबर्स। तो तुमको क्या दिखेगा, उस रोड पे सिर्फ नंबर्स दिखते जाएगा। करे यहां पे 2, वहां पे 4, वहां पे 8, ठीक है ना। तो जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी वहां तक दिखेगा तुमको सिर्फ नंबर्स, ठीक है ना। यही कह रहा था। तो चलो इसमें अब क्या कह रहा, नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स, गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। कह रहा कि तुम सपोज करो कि तुमने नंबर लाइन पे चलना शुरू कर दिया और नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसा कि अभी हमने देखा यहां से यहां तक ही इतने सारे नंबर्स दिखाए गए हैं। तो तुम सपोज 0 से चलना शुरू कर दिए, जैसा कि ये लड़की चलना शुरू कर दिया। और यहां से जब चलना शुरू की तो देखो 1/4, 1/2, 1, 2, 3, ये तो कुछ दिखाया हुआ है, बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है ना। इसके बीच में भी हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स हैं बीच में, ठीक है ना। तो सपोज कि तुम 0 से चलना शुरू करते हो और जो नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं उनमें से कुछ को कलेक्ट करना शुरू करते हो, कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स। अभी तक एनसीईआरटी ने बताया नहीं है कि कौन से नंबर को कलेक्ट कर रहे हो, सम ऑफ द नंबर्स कह रहा है, मतलब जितने नंबर्स हैं उनमें से कुछ को कलेक्ट कर रहे हो। कह रहा है कि गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम, ठीक है। सपोज तुम जा रहे हो नंबर लाइन पे, जैसे कि ये लड़की जा रही है 0 से, उस पे से कुछ को कलेक्ट करोगे। कलेक्ट कैसे करोगे, वहां से उठा लोगे उस नंबर को, तो उठाकर अपने लिए, तो तुम्हें उठाकर रखोगे कहां, तो उसके लिए तुम्हें एक बैग चाहिए। तो कह रहा है कि एक बैग ले लो, एक बैग रेडी कर लो, उसमें उठा के उन नंबर्स को रखते जाना, ठीक है ना। यहां तक एनसीईआरटी ने सिर्फ यही कहानी कही है। बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा यू माइट बिगिन विद द पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो यहां तक कह रहा एनसीईआरटी कि अभी तक इसने बताया था कि वो लड़की चलना शुरू करती है, सम ऑफ द नंबर पिक करती है, ठीक है। अब कह रहा कि यू माइट बिगन विद द पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स। सो कह रहा है कि अगर तुम चलना शुरू करते हो उस नंबर लाइन पे और तुमने सपोज कि तुमने सिर्फ नेचुरल नंबर को पिक किया, ठीक है ना। तो क्या होता है नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे।
ये सारे हैं नेचुरल नंबर्स। तो सपोज वो लड़की चलना शुरू करती है और सिर्फ नेचुरल नंबर को पिक करती है, ठीक है ना, जैसे 1 को की, 2 को की, 3 को, 4 को, 5 को, ऐसी करते गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा, यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। कह रहा है कि तुम्हें पता है कि अगर वो सिर्फ नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर को भी पिक करती है तो वो लिस्ट जो है जिसमें कि वो बैग में रखना शुरू करेगी, तो उसका नेचुरल नंबर को पिक करना खत्म होगा ही नहीं होगा, वो अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि वाई इज दिस ट्रू। कह रहा है कि ये क्यों ट्रू है कि उसका जो नंबर पिक करना है नेचुरल नंबर को, वो खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइटली मेनी तक जाते रहता है, एकदम इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। सपोज तुमने हाईएस्ट नेचुरल नंबर n पिक कर लिया, ठीक है ना, सपोज उसने हाईएस्ट नेचुरल नंबर n को पिक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी n+1, n+2, n+3 ये सारे नेचुरल नंबर्स तो अभी भी बाकी हैं। इसीलिए तुम जितना भी हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट है उसको पिक कर लो, उसके बाद भी n+1, n+2, n+3 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स अभी भी बचे हुए हैं। इसीलिए इसका ये जो लिस्ट है ये चलते जाता है, गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है ना। यहां तक यही था। सो नाउ योर बैग कंटेन इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। सो सपोज इसने बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर्स को इसने पिक कर लिया, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को पिक कर लिया, ठीक है ना। सो कह रहा कि रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय द सिंबल n। सो अब क्या कह रहा, अब एनसीईआरटी कह रहा, इसको हटा देते हैं, कि सपोज इसने नेचुरल नंबर को सारे को कलेक्ट कर लिया, अब इस बैग में इसने कलेक्ट कर लिया, तो इस बैग को नाम देंगे n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? बस चलो अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि नाउ यू टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप 0 एंड पुट इट इनटू द बैग। कह रहा है यहां के मतलब, यहां कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि ये इनफाइनाइटली मेनी तक चलती गई, ये लड़की यहां से शुरू की थी 0 से, ये नंबर लाइन पे चलती गई बहुत दूर तक, इसने इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर को पिक कर लिया। अब वहां से टर्न बैक करेगी, वहां से मुड़ गई और मुड़ के वापस आई जहां से इसने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था, याद है ना, 0 से। लेकिन 0 से ये उठाना शुरू नहीं की थी, ये पिक करना शुरू की थी क्या, नेचुरल नंबर से, 1 से, ठीक है ना। तो 0 रह गया था, अब क्या करेगी कि ये मुड़ के पीछे आई और 0 को भी उठाकर अपने बैग में डाल ली। देखो यहां पे 0 को भी डाल रही है, ठीक है। यहां तक एनसीईआरटी ने यही कहा, यू नो, सो यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। सो गाइज अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो कलेक्शन हो गया, इसने सारे नेचुरल नंबर को उठा लिया था, अब 0 को भी उठा ली, तो ये जो पूरा कलेक्शन बन गया, ये बन गया होल नंबर का कलेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है ना, यही कह रहा। सो यहां तक तुमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा, नेचुरल नंबर को रिकॉल कर लिया, होल नंबर को रिकॉल कर लिया। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 0 का, ठीक है ना गाइज। होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही होते हैं, साथ में एक 0 भी होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ये दोनों तुमने पढ़ लिया। उसके बाद तुमने ये पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कहते हैं n और होल नंबर के कलेक्शन को कहते हैं W, ठीक है ना। ये कहां पे काम आता है गाइज, तुम्हारे मन में होगा कि ये कलेक्शन पढ़वा के क्या कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और दिखा देता हूं कि कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ऐसे देते हैं कि x+5 कोई नंबर लिखा हुआ, x नेचुरल नंबर, ठीक है ना गाइज। जब ऐसे लिखेंगे x+5, x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू n। तो अब क्या करोगे कि तुम x+5 में x के जगह सिर्फ 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 3 + 5 इसका वैल्यू लोगे 8। तुम x के जगह 1/2 नहीं लोगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुमने डिफाइन कर रखा है x बिलोंग्स टू कैपिटल N। सिर्फ इतने लिखने से तुम समझ गए कि जो तुम्हारा x है वो सिर्फ नेचुरल नंबर है।
तो जब आगे चल के मैथमेटिक्स लेंदी होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये काम आता है कैपिटल एन और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। अब क्या कह रहा है कि नाउ स्ट्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मेनी मेनी नेगेटिव इंटीजर्स, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये लड़की यहां से गई थी गाइज, 0 से या यहां तक गई थी, याद है ना? फिर सारे इसने नेचुरल नंबर कलेक्ट किया, फिर वापस आई और 0 को भी कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये सामने में स्ट्रेच करेगी, मतलब आगे बढ़ती जाएगी, और यहां से भी जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, उनको कलेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, उनको अपने बैग में डालती जाएगी, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके आगे बढ़ते हुए सारे इंटीजर्स को अपने बैग में डाल देगी। सो कह रहा है कि व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन। तो जो इसका नया कलेक्शन हो गया उसको अब क्या कहेंगे? ठीक है ना, क्या क्या हो गया इसके कलेक्शन में, यहां पे लिखते हैं। नेचुरल नंबर हुआ था 1 2 3 को पहले कलेक्ट की थी, उसके बाद इसने 0 को कलेक्ट किया, अब उसके बाद इसने -1 -2 -3 इनको भी कलेक्ट कर लिया। इसके पास अब ये सारे हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर इन्फानाइट तक, ये इधर -1 से -2 -3 से निगेटिव डायरेक्शन में इन्फानाइट तक, और साथ में 0 है। ठीक है, तो रिकॉल दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो कह रहा रिकॉल करने के लिए, यानी कि तुमने अभी तक पहले ही पढ़ रखा, रिकॉल मीन्स याद करना है तुम्हें। ठीक है ना, पुरानी चीजों को याद करने को रिकॉल कहते हैं, कि रिकॉल दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है गाइस, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल z। ठीक है, सो ये जो कलेक्शन बन गया इसको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो i से क्यों नहीं करते हैं? और z कहां से आया है? तो देखो गाइस, z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जैलन। इसको जैलन नहीं पढ़ते हैं, विच मीन्स टू काउंट। ठीक है ना, इसको जर्मन में पढ़ते हैं शालन। ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन शालन होता है। ठीक है, तो यही है इसका। तो इसका मतलब होता है टू काउंट। बेसिकली इसका मतलब होता है नंबर्स, ZAHL। ZAHL ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है नंबर्स। तो यहां से ही जर्मन वर्ड है, इसी से आया है ये Z वाला वर्ड। ठीक है ना, तो वहां से इसने जिसने भी यूज किया होगा पहले, उन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया होगा Z से, तो यही फेमस हो गया। तो फिर इसको हम लोग Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, चलो हम लोग इस पे लड़ने वाले नहीं हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें बस सीखना है कि करते किससे हैं। ठीक है भाई, Z से करते हैं, जान गए कि क्यों करते हैं बस। ठीक है, तो देखो गाइज, जो अब क्या है इसके पास कलेक्शन, सारे नेचुरल नंबर 0 और सारे नेगेटिव इंटीजर्स, इन तीनों को कंबाइन कर लोगे तो ये कहलाते हैं मिलके सारे इंटीजर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा, आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2 3/4 और इवन -2000 5/2006। सो कह रहा है कि तुमने अभी तक इंटीजर्स को उठा लिया, क्या इसके बावजूद भी कोई नंबर लाइन पे नंबर्स रह गया? हाँ गाइस, ऑफ कोर्स जितने भी फ्रैक्शंस है सारे भी तो रह गए, हमने तो सिर्फ इंटीजर्स वाले उठाए हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस लाइक पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस सारे अभी तो बचे हुए हैं। कह रहा है कि इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो इनटू द बैग इट विल नाउ बी द। अगर तुम मतलब जितने भी फ्रैक्शंस है, अगर इनको भी तुमने अगर उठा लोगे, अपने बैग में डाल लोगे उठाकर, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले स्लाइड पे कलेक्शन ऑफ। सो इट विल नाउ बी द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुमने अभी क्या क्या उठा लिया, तुमने इंटीजर्स उठा रखा था पहले, अब इसके बाद तुमने फ्रैक्शंस भी उठा लिया। तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शंस का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। ठीक है ना, रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q एक रेशियो है, यहीं से आया होगा रैशनल रेशियो से। ठीक है ना, Q कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट, तो जो Q है वो आया है कोशेंट वर्ड से। ठीक है, यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर।
कह रहा है कि तुम रिकॉल कर सकते हो रैशनल नंबर का डेफिनेशन, वैसे आगे वाले पैराग्राफ में रैशनल नंबर ही समझाया है, ठीक है ना। सो बेसिकली यहां तक हमने सीखा क्या कि जो इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? चलो बढ़ते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं, यहां से अब शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0. Why do you insist that q not equal to 0? तुमने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, अभी क्लियर होने वाला, अभी जस्ट, ठीक है ना। इसके पहले अगर तुम्हारा क्लियर नहीं था कि रैशनल नंबर होता है क्या, p by q ये क्या ऐसे करते हैं, तो सब कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी क्लियर होने वाला है। देखो गाइज, कोई भी एक नंबर है जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई नंबर r है, अगर हम r इक्वल टू p by q लिख सकते हैं तो ये एक नंबर, तो ये r रैशनल नंबर है। लेकिन p by q ऐसे कोई भी p by q नहीं होगा, इन पे भी कंडीशन है, p और q दोनों होने चाहिए इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन होने चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, या इधर पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं जैसे कि 3/5, निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं -3/8, लेकिन इनको होना होगा इंटीजर, ठीक है गाइस। और ऊपर में भी बड़ा हो सकता है, ये नहीं कि 3/5 होगा, 5/3 भी होगा तो सेम हो सकता है, ठीक है ना। 8/-3 भी हो सकता है। बड़े छोटे का कोई कंडीशन नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ दो ही कंडीशन होना चाहिए कि ये जो p और q है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे जैसे भी इंटीजर्स हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हम लोग व्हाई डू वी इंसिस्ट दैट कि q नॉट इक्वल टू 0, क्यों बार बार लिखते रहते q नॉट इक्वल टू 0, q 0 हो जाएगा तो क्या होगा। तो चलो आओ देखते हैं, यहां पे देखते हैं, जगह है ही नहीं। सो गाइस क्या होता है कि सपोज कोई नंबर है, ठीक है, r इजकल टू p बाई q है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इजकल टू r इंटू q, ठीक है। अगर q 0 है तो क्या होगा, 0 इंटू समथिंग इजकल टू होगा 0, इट मीन्स कि p इजकल टू भी होगा 0, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो तुम, 2/0 है, ठीक है ना, ये कोई नंबर होगा इजकल टू x होगा, तो यहां से तुम क्या करोगे कि 2 इजकल टू x इंटू 0 इजकल टू 0, तो देखो तो गाइस 2 इजकल टू 0 प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो 2 इजकल टू 0 होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए जब हमने बाकी को डिफाइन कर दिया है, हमने इस मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर दिया है, तो अब हमें इसको डिफाइन रखे रहने के लिए हमें यहां अगेन डिफाइन करना पड़ता है रैशनल नंबर में कि नीचे का क्यू 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला क्या, इससे तुम प्रूफ कर दोगे कि 0 इक्वल टू 2, 0 इक्वल टू 5, यहां पे 5 लोगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है? नहीं है। इसीलिए जो हमारा पहले का डिफिनेशन है वो करेक्ट नहीं, वो इनकरेक्ट नहीं हो, इसीलिए हम डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर में कि नीचे का जो क्यू हो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई नंबर है 2 डिवाइडेड बाई 0 है तो इसको पढ़ते हैं अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा तुम्हारा यहां पे। चलो नोटिस दैट कि all the numbers now in the back can be written in the form of p by q where p is and q are integers and q not equal to 0। चलो अब यहां तक होप क्लियर हो गया। तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि अब तुम नोटिस करो, ठीक है, कि तुम्हारे बैग में जितने भी नंबर्स हैं सबको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, अगर फ्रैक्शन है सपोज 2/5 है, -18/7 है, ये तो ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये p है, ये q है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये p है, ये q है, q नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन जैसे अगर 7 है तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर होता है उसके नीचे कुछ नहीं दिया रहता है डिनोमिनेटर में, तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1 मानते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? उसी तरह से निगेटिव नंबर में भी माइनस, सपोज कि 25 एग्जांपल में दिया है तो -25/1, ठीक है। कोई भी दूसरा भी नंबर ले सकते हो, -30/1।
तो -30 के नीचे कुछ नहीं था, तो उसके नीचे हम अपने मन से 1 मान लेते हैं। तो यहां पे देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। Q नॉट इक्वल टू भी 0 है। क्यों? क्योंकि इन सारे केसेस में ये Q इक्वल टू 1 है। ठीक है ना? तो यही कह रहा कि नोटिस दैट all the numbers now in the back can be written in the form of P by Q, in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. For example, -25 can be written as -25 divided by 1, where P is equal to -25, Q is equal to 1. Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, whole number and integers. It means ये कह रहा है कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर हैं। होल नंबर, वो भी सारे रैशनल नंबर हैं। इंटीजर्स, वो भी सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना? यानी कि रैशनल नंबर एक बड़ा सा बैग है जिसमें कि पहले हमने नेचुरल नंबर बनाया, फिर होल नंबर बनाया, फिर इंटीजर्स, और उस रैशनल नंबर में इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस सारे हैं। ठीक है ना? चलो, अब क्या कह रहा है? Therefore, the rational number also include the natural numbers, whole numbers and integers. ये हमने पढ़ लिया था, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रहा है? You also know that the rational numbers do not have a unique representation in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So guys, यहां तक क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है ना? क्या मतलब होता है यूनिक का? यूनिक को तुम ऐसे समझो कि सपोज तुम्हारे स्कूल में 2 टीचर आपस में बात कर रहे हैं किसी बच्चे के बारे में, कुछ भी अच्छा बुरा, बदमाशी करता है, अच्छा करता है। तो सपोज अगर एक टीचर दूसरे टीचर को बता रहा है कि मैंने यार क्लास 9 के एक बच्चे को देखा था, ऐसे कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, तो दूसरा टीचर नहीं जान पाएगा कि किस बच्चे ने बदमाशी की। लेकिन अगर पहले वाले टीचर ने बोल दिया कि यार मैंने क्लास 9 के रोहन को देखा बदमाशी करते हुए, तो यानी कि जो दूसरा वाला टीचर है वो एग्जैक्टली समझ जाएगा। सपोज उस क्लास में सिर्फ एक ही रोहन है उस स्कूल में, अगर ये समझोगे तब, तो वो दूसरे वाले टीचर एग्जैक्टली समझ जाएगा कौन सा बच्चा है, कौन बदमाशी कर रहा था। तो जो दूसरा वाला केस हो गया वो यूनिक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही बताया वहां से वो समझ गया। लेकिन पहले वाले में उसने यूनिक नहीं बताया, उसने बताया कि क्लास 9 का कोई भी बच्चा है, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? अब आओ इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। क्या कह रहा है कि जब भी किसी नंबर को, जो कि रैशनल नंबर है, उसको जब हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होता है। यूनिक नहीं होने का मतलब ये है कि उसको अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो यहां पे इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है। सपोज 1/2 है, तो ये 1/2 हुआ। ये 2/4, यहां भी कितना वैल्यू आएगा? 1/2। 10/20 यहां भी आएगा 1/2। 20/50 यहां भी आएगा 1/2। उसी तरह से अगर तुम लिख लेते हो 1000 डिवाइडेड बाई 2000, तो इसका भी वैल्यू आएगा 1/2। तो सपोज यही क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में तुम्हारे टीचर ने पूछ लिया, तो किसी बच्चे ने कि भाई 1/2 को P by Q के फॉर्म में, या सपोज उसने डेसिमल में दिया कि 0.5 को तुम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है ना? एक बच्चे ने ऐसे किया, दूसरे बच्चे ने ऐसे किया, तीसरे ने ऐसे किया, चौथे ने ऐसे किया, पांचवें ने ऐसे किया। क्या इनमें से कोई गलत है? नहीं, सारे का आंसर सही है। उस टीचर को सबको मार्क्स देना पड़ेगा। सो यूनिक को तुम यहां ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज तुम एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तुम्हारे पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर स्पेसिफिक नहीं है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा और सबका सही है, तो वहां पे उस केस में तुम्हारा जो आंसर है वो यूनिक नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आ रहा है सपोज 5 और सबके आंसर आ रहे हैं 5, तो उस केस में तुम्हारा आंसर यूनिक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 5। अगर 4 आया है, अगर कोई दूसरा नंबर आया है, तो तुमको 0 मार्क्स मिलेगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तुम्हारा आंसर हो गया गलत। तो लेकिन इस केस में तो सबको मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सबके वैल्यू आ रहा 1/2। ठीक है? तो एनसीईआरटी यही कह रहा कि अगर किसी रैशनल नंबर को जब हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है? देखो यहां एक छूट ही गया 47/94। अब कह रहा एंड सो ऑन, मतलब सो ऑन मतलब कि और भी बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, इनको
अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं जिनका वैल्यू सेम है लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, इनको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 1000/2000, 47/94, ये सारे हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, यहां तक यही कह रहा था। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, चलो, हाउएवर व्हेन वी से दैट p by q इज अ रैशनल नंबर or when we represent p by q on the number line, we assume that q not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1. ठीक है, that is p and q are co-prime. ठीक है, यहां पे दो कॉन्सेप्ट है, चलो समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। पहला तो क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का कहना है गाइज कि जब भी हम p बाई क्यू, ठीक है, कोई रैशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो उस समय हम क्या करते हैं कि जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय हम सिर्फ वैसा वाला केस लेते हैं कि जिसमें p बाई क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं हो। पहली बात तो q 0 नहीं हो, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं होगा, अगर होगा तो। उसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे 1/2 को देखो हमने यहां रिप्रेजेंट किया, 1 और 2 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। 2/4 में है, हाँ भाई 2 2 जा 4। 10/20 में है, हाँ भाई 0 0 कैंसिल आउट हो रहा। देखो यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा, हाँ 25 2 जा 50। सो जब भी किसी नंबर को, अगर सपोज 0.5 को तुमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में, तो सिर्फ इसको लिखोगे तुम इस फॉर्म में, इन सारे फॉर्म्स में नहीं। ठीक है ना, यही कह रहा है एनसीईआरटी। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि p बाई क्यू आर को प्राइम। आओ समझ लेते हैं को प्राइम क्या होता है। यहां पे ही जगह तो है नहीं, तो यही देखते हैं। पहले प्राइम देख लेते हैं गाइज। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ उस नंबर से भाग लगता है या तो फिर 1 से लगता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7। देखो तो गाइज 3 में किस किस से भाग लगेगा? 1 से लगेगा या तो 3 से लगेगा। 5 में देखो या तो 1 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। 5 से छोटा कोई किसी और दूसरे नंबर से लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं। 3 से लगेगा? नहीं। 4 से लगेगा? नहीं। तो ये सारे नंबर है प्राइम नंबर्स। इसमें सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे ऑड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्राइम। इनका ही एक रिलेटिव है को प्राइम। आओ सो गाइज 2 नहीं, और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। 4 और 9। 4 और 9 में से दोनों में से कोई प्राइम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 में देखो गाइज, 4 में 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है और 4 से। देखो अगर 4 प्राइम होता तो सिर्फ उसमें 1 से और 4 से डिवाइड होता, किसी और दूसरे नंबर से नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है ना, उसी तरह से 9 को भी देख लो। 9 में भी अगर तुम डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। ठीक है, 9 के बदले और ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं। 27 लेंगे तो देखो इसमें 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 9 से होगा और 27 से होगा। लेकिन अगर 27 प्राइम रहता तो सिर्फ इसमें 1 से और 27 से डिवाइड होता, 3 और 9 से भाग नहीं लगता। ठीक है, लेकिन 27 में तो 3 और 9 दोनों से भाग लगता है, तो यानी कि यह नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो गाइज, दो नंबर ऐसे कि वेदर दे आर प्राइम और नॉट, ये दो नंबर हमने लिया, दोनों नंबर प्राइम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको उन दोनों नंबर अगर प्राइम है कि नहीं है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों नंबर में कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं होगा तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है ना, 4 में 2 से भाग लग रहा, लेकिन 4 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों हो गए को प्राइम नंबर। ठीक है गाइज, जैसे 7 और 11 ये दोनों एक दूसरे के हो गए को प्राइम। लेकिन अगर 4 और सपोज की 10 ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 और 10 में देखो तो गाइज 2 कॉमन है। जब भी अगर तुम 4 और 10 लिखोगे ऐसे, तो इसमें कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन होगा, 2 और 5 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये 4 और 10 को प्राइम नहीं है। तो आई होप कि तुम्हारा को प्राइम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो, सो
On the number line among the infinitely many fractions equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them. ठीक है गाइस, क्या कह रहा है कि जब नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2 को हम इनफाइनाइटली मेनी ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमने देख लिया। लेकिन जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो सिर्फ हम उसको लेंगे 1/2 को, वैसा वाला लेंगे जिसमें कि ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, चलो तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब क्या कह रहा है, अब यहां पे नीचे में क्या कह रहा है कि नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स विच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। अब क्या कह रहा है कि चलो कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं नंबर्स के बारे में जिनको तुमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया, यहां पे नहीं पढ़ाया गया है, पहले के क्लासेस में तुमने पढ़ रखा है। एग्जांपल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सो गाइस एग्जाम्पल 1 है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तुम्हें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और तुम्हें उसका रीजन भी देना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। सो गाइज यहां पे मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सिखाता हूं ये कॉन्सेप्ट। सो गाइज ये एक बच्चा है, सपोज ये अपने फ्रेंड के घर आया हुआ है, उसकी मम्मा इसको बिस्किट्स और कुछ चिप्स देती है खाने के लिए। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इन प्लेट्स में उसने बिस्किट्स दिया, उस बच्चे ने इस प्लेट से एक बिस्किट उठाया और खाया। ऐसी होता है ना, बहुत जगह हम जाते हैं घर में तो बहुत सारे बिस्किट्स मिलता है, तो खाने का भी मन करता है तो हम लोग शर्मा के सिर्फ एक ही उठा के खाते हैं, ज्यादा खाते नहीं है। ठीक है, तो इस बच्चे ने भी एक बिस्किट खाया। अब इसके बाद तुम इस बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तुमने पूछा, सपोज इसने जो बिस्किट उठा के खाया वो मीठा था। ठीक है ना, क्या हुआ कि ये बच्चा अपने दोस्त के घर आया है, उसकी मम्मा इसको कुछ बिस्किट्स दी है खाने के लिए और चिप्स, जैसा कि देख रहे हो इस प्लेट में। इस बच्चे ने इस प्लेट से एक बिस्किट उठाकर खाया जो कि था मीठा। ठीक है, अब तुम इस बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछोगे। तुम पूछोगे कि जो तुम्हारे दोस्त की मम्मा ने तुम्हें जो बिस्किट दी थी, क्या सारे के सारे नमकीन थे? क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर ये बच्चा कर पाएगा? हाँ, आराम से कर लेगा। बोलेगा कि नहीं, या आंसर में बोलेगा कि नहीं, सारे नमकीन नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसने एक बिस्किट खाया था, वही मीठा था, तो नमकीन सारे हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब अब इससे तुम दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि क्या तुमने जो तुम्हारे दोस्त की जो मम्मा ने तुम्हें जो बिस्किट्स दी थी, क्या वे सारे के सारे मीठे थे? तो गाइस इस क्वेश्चन का यह आंसर बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस प्लेट में इतने सारे बिस्किट्स हैं, इसने तो सिर्फ एक खाया, वो मीठा है। तो इसने जो खाया उसके बारे में जानता है ना, जो नहीं खाया उसके बारे में कैसे पता है कि मीठा है, नमकीन है, कैसे है? ये खाएगा तब बताएगा। ठीक है गाइस, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम्हें कोई स्टेटमेंट दिया रहे, उसे तुम्हें अगर फॉल्स प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो तुम जस्ट एक एग्जांपल देकर उसे प्रूफ कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है ना, लेकिन जब तुम्हें ट्रू प्रूफ करना रहेगा कि कोई भी दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके लिए तुम्हें एक जनरलाइज सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो सारे के लिए ट्रू हो। सिर्फ एक एग्जांपल देकर तुम नहीं उसको बता सकते कि ट्रू हो। तो यहां पे ये जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे देगा? सपोज कि इसने देखा होगा कि इसकी दोस्त की जो मम्मा है, ये सारे के सारे बिस्किट्स एक पैकेट फाड़ी इसने, मारीगोल्ड, ठीक है ना, मारीगोल्ड जैसा लग रहा है ना, तो मारीगोल्ड बिस्किट फाड़ी और उसमें से इसके सामने ही इसने प्लेट में रखा। तो अब इसे पता है ना कि वो जो बिस्किट्स है सारे, वो एक पैकेट में से फाड़े गए हैं, एक में से निकला है, वो सारे एक जैसे होंगे, उसमें से एक इसने खाया जो मीठा था। तब ये आंसर कर सकता था कि हाँ, सारे बिस्किट्स मीठा है। क्यों? क्योंकि वो सारे मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड मीठा होता है। ठीक है ना, चलो तो ये एग्जांपल मैंने दिखाया किस लिए? क्योंकि ताकि तुम यहां पे आंसर कर सको। अगर मैंने जो अभी फिगर दिखाया है, अगर तुम्हारा उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, 50% भी हुआ होगा, तो 50% यहां क्लियर होने वाला है कि मैंने उसे क्यों दिखाया था, क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। देखो गाइस, यहां पे एग्जांपल में क्या कह रहा है कि तुम्हें ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तुमको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है, उसके रीजन भी देना है। तो चलो, सो गाइस क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि जितने भी होल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है गाइस। क्यों? क्योंकि होल नंबर में होता है 0, 1, 2 ऐसे, और नेचुरल नंबर शुरू होता है 1, 2, 3। ठीक है ना, यहां से। तो ये जो 0 है,
ये जो गाइस 0 है ये सिर्फ होल नंबर में होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया है कि ये फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए तुम जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल देना है। तो तुम यहां पे क्या करोगे, लिखोगे कि नहीं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो तुमने एक एग्जांपल देकर बता दिया कि ये मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड में क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो गाइज यहां पे जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्या यहां पे तुम एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ भाई 2 एक इंटीजर है लेकिन ये एक रैशनल नंबर भी है? क्या ये एग्जांपल एनफ होगा? नहीं। जब ट्रू है तो तुम ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते हो कि 2 एक इंटीजर भी है एक रैशनल नंबर है, यहां से तुम्हारा काम चल गया। नहीं गाइज, यहां पे तुम्हें जनरलाइज सॉल्यूशन देना होगा। ऐसा देना होगा कि सारे जितने भी इंटीजर्स हैं सबके लिए ट्रू हो जाए। तो तुम ऐसे लिखोगे कि कोई भी इंटीजर, सपोज एक आई एक इंटीजर है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई डिवाइडेड बाई 1 से। आई डिवाइडेड बाई 1 जहां पे कि इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे देखो आई तो इंटीजर ही है, 1 भी इंटीजर है, ठीक है, ये भी इंटीजर है। एंड +1 नॉट इक्वल टू 0 है, जो नीचे वाला है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम सारे इंटीजर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर। यही समझाना था मेरा। एग्जाम में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रू वाले में तुम्हें एक जनरलाइज सॉल्यूशन देना रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक? चलो थर्ड क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? गाइज ये फॉल्स है, जितने भी सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अगेन यहां पे फॉल्स हो गया, तो फॉल्स के केस में तो तुम एक एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे 2/5 इसको दे दोगे कि 2/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है ना। तो जहां पे भी फॉल्स होगा वहां पे तुम एक एग्जांपल देकर निकल सकते हो कि आराम से तुमने आंसर कर दिया। तुमने जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं भी दिया तो भी तुम्हारा काम चल गया। यही समझाना था मेरा। तो हमने देख लिया एग्जांपल 1, अब चलते हैं एग्जांपल 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या कह रहा, दो नंबर 1 और 2 के बीच में तुम्हें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। ऐसे 5 रैशनल नंबर्स जो कि जिनका वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, ठीक है। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कम से कम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे एनसीईआरटी सॉल्व करता है 2 तरीके से। पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि रिकॉल दैट फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस सो यू कैन ऐड आर एंड एस डिवाइड बाई द सम बाई 2, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है कि कोई नंबर 2 दिया हुआ है, एक आर एक एस, सपोज एस बड़ा है आर से, या नहीं भी रहेगा पता रहेगा तो भी, मैंने तो ऐसे ही ले लिया। तो इनके बीच में अगर कोई तुम्हें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए तुम क्या करोगे, आर प्लस एस दोनों को जोड़ दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा एक रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे तुम्हारा 1 + 2 है, तो तुमने क्या किया कि 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये आ गया 3/2। तो 3/2 जो मिला वो 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है सो 3/2 इज अ नंबर बिटवीन 1 and 2। अब क्या कह रहा, यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर to find 4 more rational number between 1 and 2. These 4 numbers are 5/4, 11/8, 13/8 and 7/4. So guys, चलो कैसे कैसे इसने ला दिया है एनसीईआरटी, ट्राई करते हैं। ये है 1, ये है 2। तुमने क्या किया, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आ गया 3/2। कैसे आया, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 से आ गया 3/2। अब चलो, अब तुम क्या करोगे कि यहां पे 1 है, ये 3/2 है, तुमने एक रैशनल नंबर यहां फाइंड कर लिया। अब तुम दूसरा क्या करोगे कि इनके बीच वाला फाइंड कर लो। ये क्या होगा, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। पता है 1 और 3/2 के बीच में फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो तो गाइस 2 + 3 5/2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 5/4, यानी कि ये आ गया 5/4 यहां पे,
ठीक है ना। तो हमने इसको निकाल दिया। अब हमें निकालना है 11/8। अगर हम इस 5/4 और इस 5/4 और इस 3/2 इन दोनों का बीच का ये नंबर ले लें तो देखो तो गाइस ये क्या होगा, ये आएगा 11/8। कैसे आएगा, 5/4 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। यहां पे एलसीएम लोगे तो 4, ये हो गया 5, 3 2 जा हो गया 6 डिवाइड बाई 2। तो 5/6 11/4 11/8 आ गया। ठीक है ना। तो 11/8 जो ये नंबर है ये इन दोनों का बीच वाला नंबर है। ठीक है ना, यहां से निकल गया 11/8। अब फाइंड करेंगे 13/8। सो गाइस अब क्या करेंगे कि सपोज हमने इसको लिया और इसको ले लिया, यहां पे क्या किया कि तुमने 5/4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो 4 2 जा 8 प्लस 5 13/4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 13/8। तो यहां आ गया 13/8, यानी कि जो 13/8 निकला ये निकला 5/4 और 2 से। ये 11/8 निकला था 5/4 और 3/2 से। ये 5/4 निकला था 1 प्लस 3/2 से। ठीक है ना, यहां तक हमने निकाल दिया। अब बचा 7/4। 7/4 कैसे निकलेगा, 7/4 के लिए हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे और इनको डिवाइड करके 2 से करेंगे तो यहां आ जाएगा 7/4। देखो तो गाइस 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2 डिवाइड बाई 2, तो 7/4 आ गया। ये आ गया 7/4। तो 7/4 निकला कहां से गाइस, 3/2 और 2 से। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने बीच में एक नंबर निकाला। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो एक दूसरा नंबर मिला, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो एक तीसरा नंबर मिल गया। तो इस तरह से हमने 5 नंबर फाइंड कर लिए। ठीक है ना। तो क्या 1 और 2 के बीच में यही सारे 5 रैशनल नंबर होंगे? नहीं गाइज, इस तरीके से तुम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो। ये तो मैंने दिखाया कि जो एनसीईआरटी निकाला वो कैसे निकाला है, तुम्हारी मर्जी। तुम क्या करोगे कि 1/2 के बीच में एक निकाले और तुम इसी के बीच में घूमते जाओगे। इन दोनों के बीच में लोगे ये, अब इन दोनों के बीच में लोगे ये, इन दोनों के बीच में लोगे ये, इन दोनों के बीच में लोगे, तो ये यहीं से ऐसे नंबर निकलते जाएगा। तुम तो इनफाइनाइटली देखो, यहां से 1 और 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट है तो इनको इनफाइनाइट तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इसी तरह से यही दिखाना चाह रहा था एनसीईआरटी कि इनके बीच में तुम 2-2 नंबर्स को जोड़ते जाओगे तो कोई ना कोई नंबर निकलते जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यही नंबर कैसे निकला, इसलिए मैंने इन्हीं को दिखाया है। तुम्हारा नंबर एनसीईआरटी से अलग हो सकता है। ठीक है ना। यानी गाइज इसका आंसर जो होगा वो यूनिक नहीं होगा। जैसा भी हम लोग पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट यहां पर सीखने के लिए मिल गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 एग्जाम में, तो इसका आंसर यूनिक नहीं होगा। अगर तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो हो सकता है कि 50 के 50 का अलग अलग आ जाए रैशनल नंबर का वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो तुम में से अगर 50 बच्चे निकालेंगे तो 50 का आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलो ये रहा सॉल्यूशन 1। अब देखते हैं सॉल्यूशन 2। देखो सॉल्यूशन 2 में क्या कह रहा है कि द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रैशनल नंबर्स इन 1 स्टेप। ठीक है ना, कह रहा दूसरा तरीका ऐसा है कि हम एक ही स्टेप में सारे 5 जो रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर निकालना है वो निकाल सकते हैं। चलो कैसे, सिंस वी वांट टू 5 नेचुरल नंबर वी राइट 1 and 2 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5 + 1, दैट इज 1 = 6/6 and 2 = 12/6। तो क्या करते हैं गाइज, आओ इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। 1 और 2 के बीच में तुम्हें रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो पहले 1 और 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कितने रैशनल नंबर निकालना है। सपोज 5 निकालना है तो 5 + 1 = फाइंड करते हैं, ये होगा 6। ठीक है ना, ये 6 कहां से आया है, इस 5 से। जितने रैशनल नंबर निकालना है उसमें एक और जोड़ दो, 6। अब इस 6 से क्या करोगे कि 1 में 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 1/1। अब क्या करोगे, इस 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 × 6 1 × 6, 2 × 6 1 × 6। ठीक है ना, क्या बन गया गाइज, ये बन गया 6/6 और ये बन गया 12/6।
ठीक है ना, 6 का टेबल तो याद ही है। तो ये बन गया 6/6, अब वो बन गया 12/6। यहां तक एनसीईआरटी ने यही समझाया है। क्या कह रहा है उसके बाद, देन यू कैन चेक दैट 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 ऑल आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब क्या करोगे गाइज, अब देखो तो गाइज 6/6 तक तुमने 6/6 ले लिया, इसका नेक्स्ट नंबर ये 7/6 तुमने लिया। अगर सपोज क्या करोगे, 6 से अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स को लिखते जाओगे और नीचे में डिनोमिनेटर में 6 लोगे, तो 7/6 होगा वो 6/6 से बड़ा होगा, ठीक है ना। उससे बड़ा होगा 8/6, उससे बड़ा होगा 9/6, उससे बड़ा होगा 10/6, उससे बड़ा होगा 11/6, उससे बड़ा होगा 12/6। यानी कि तुम्हें 6/6 और 12/6 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 रैशनल नंबर मिल गए, ठीक है ना। तो जो ये तरीका है गाइज, ये स्टैंडर्ड है। अब तुम्हें एग्जाम में पूछेगा तो तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे, ना कि जो हम लोग पहले वाले मेथड पढ़ा था। पहला वाला मेथड हमने जो सीखा था वो सिर्फ इसलिए सीखा था कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर है, बहुत तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है जिसको तुम फॉलो करो, ठीक है ना। क्यों हम स्टैंडर्ड मेथड इसलिए भी फॉलो करते हैं कि ताकि हमारे निकालने में भी मतलब उनको निकालना भी आसान हो और एग्जामिनर को उसको चेक करना भी आसान हो, ठीक है ना। सबके लिए आसान हो, वही मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से निकालोगे तो निकालना आसान होगा और अच्छा भी दिखेगा, अच्छा भी आएगा आंसर, ठीक है ना। तो जब भी निकालोगे तुम तो ऐसे आंसर निकालोगे। क्या किया हमने इस मेथड से, रैशनल नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दो नंबर है जिनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, पहले उनको लिखते हैं, फिर उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो इंटीजर है तो, अगर वो फ्रैक्शन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसमें क्या करते हैं कि जितना रैशनल नंबर निकालना है उसमें +1 करके उस नंबर से और उन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हमें मिल गया 6/6 और 12/6। अब क्या करते हैं कि इसके बीच में जितना 5 है, अब इसके बाद जो ऊपर में न्यूमरेटर रहता है उसके आगे से जस्ट शुरू करते हैं और हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे तुम्हें मिल गए एग्जैक्टली। तुम्हें अगर तुम इंटीजर्स लोगे ऊपर में तो एग्जैक्टली तुम्हें 5 ही मिलेंगे, ठीक है ना, 6 मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हमने ऐसा केस ही लिया है। अगर हमें 8 रैशनल नंबर अगर यहां पे चाहिए था, तो अगर 8 निकालना रहता तो हम क्या करते, इसको लेते हम लोग 9/9 और इसको लेते 18/9। अब देखो 9 के बाद तुम लिखते 10 से स्टार्ट करते, तो 10 से लेके 17 तक तुम्हें मिल जाता कितने, 8 रैशनल नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। सो गाइज हमने सॉल्यूशन 1 देख लिया, हमने सॉल्यूशन 2 देख लिया। अब रिमार्क पढ़ते हैं, क्या कह रहा, नोटिस दैट इन एग्जांपल 2 you were asked to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2. In general, there are infinitely many rational numbers between any two given rational number. कह रहा है कि अगर ये तुमने दोनों मेथड से सॉल्व किया, तो पहले वाले मेथड से तो हमने सिर्फ वही निकाला था नंबर ना, वो एनसीईआरटी वाला। अगर वो तुम्हारे सामने, मेरे सामने भी अगर अभी नहीं रखोगे तो जरूरी नहीं है मेरा आंसर डिफरेंट आ सकता है, ठीक है ना। मुझे तो वो फाइंड करना पड़ा था कि वो कौन सा 13/8 है, तो कहां से आ रहा। तो अगर ये एग्जाम्पल तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्लास में दे दिया, तो देखोगे कि फर्स्ट मेथड से अगर बच्चे कैलकुलेट करेंगे तो सब बच्चे का आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चों का आंसर अलग अलग आएगा। तो क्यों अलग आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, उसमें से कोई भी 5 चुनना है, किसी बच्चे ने कोई 5 चुना, किसी बच्चे ने दूसरे 5 चुना, तो इसीलिए अलग अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही सिखाया है कि यहां से तुम्हें एक चीज पता चला कि इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होता है, एनी टू गिवन नंबर्स। और दूसरा के बारे में इसने नहीं बताया, लेकिन तुमने सीख लिया कि स्टैंडर्ड मेथड से तुम्हें रैशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। हमने दोनों चीजें सीख ली। अब क्या कह रहा है, लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। क्या कह रहा है कि अब चलो यहां एग्जांपल से बैक आओ नंबर लाइन पे, अगेन उसको देखो। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स, क्या तुमने नंबर लाइन से सारे नंबर्स को उठा लिया है। कह रहा है कि नॉट इट, अभी तक नहीं। द फैक्ट इज दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी मोर नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि नंबर लाइन पे अभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स उस पे बचे हुए हैं। There are gaps in between the places of the numbers you picked up and the not just 1 or 2 but infinitely many. यहां तक क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोज तुमने नंबर लाइन पे 2 नंबर
उठाया है, यहाँ उठाया है, यहाँ उठाया है, इनके बीच में तुमने कोई भी नंबर अगर नहीं उठाया सपोज, तो इनके बीच में भी इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। अगर तुमने इसके बाद नेक्स्ट ये उठाया तो इसके बीच में भी इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि यही है नंबर लाइन के बारे में अमेजिंग थिंग्स। अच्छा, अब कह रहा द अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू ऑफ दीज गैप्स। कह रहा नंबर लाइन के बारे में यही अमेजिंग है कि किसी भी दो गैप जो तुमने उठाया है उन दोनों के बीच में भी इन्फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि तो ठीक है, अब हमारे पास ये सारे नीचे जो दिए हुए प्रश्न हैं, अब इनके साथ हम बच गए। तो क्या है तुम्हारे प्रश्न? व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड? पहला क्वेश्चन ये है कि जो नंबर लाइन पे नंबर्स बच गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम? हम उनको पहचानेंगे कैसे? दैट इज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रैशनल नंबर्स। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि कौन नंबर जो बच गए हैं उनको हम क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम उनको कैसे पहचानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दैट इज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रैशनल्स, यानी कि डिस्टिंग्विश मतलब कि अंतर कैसे निकालेंगे, यानी कि हम रैशनल नंबर से कैसे बताएंगे, कैसे अंतर निकालेंगे कि उनमें रैशनल नंबर से क्या अंतर है। ठीक है ना, यहां तक कह रहा, उनके बारे में बताया नहीं कि कौन सा नंबर है। These questions will be answered in the next section. ये सारे जो क्वेश्चन है इनका आंसर मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि 1.2 में। सो गाइज यहां पर यहीं तक था, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सेक्शन में यानी कि 1.2 में। ओके गाइज, थैंक यू।